गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 25 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा हम कोलाश लॉ पढ़ रहे थे। कल हमने कोलाश लॉ की आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, दैट इज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मैं कह सकती हूँ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं वो कल हमने करके देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज DOD। ठीक है बेटा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलाश लॉ। अब हम देखेंगे फॉर एनी मान लो फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट कंसंट्रेशन C, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए C कंसंट्रेशन पे जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी अल्फा। मान लो हमने कोई भी कंसंट्रेशन ले ली है, उस पे जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो अल्फा माना है। सपोज हमारा जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख रहे थे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, इनिशियली आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होता है क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बट जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी वहां पे चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हमने माना है किसी भी कंसंट्रेशन C पे आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, अल्फा होगी। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाते हो, आपका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के लिए हमें डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती या फिर कंसंट्रेशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया जाए तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते वेरी करते जाते हो, यानी कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी आपकी चेंज होती रहती है। तो बात आती है, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूं, क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इनिशियली, कि आपने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनिशियली कितने आपने मॉलिक्यूल्स लिए थे, उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बनाया था, अगर उससे आप डिवाइड कर दो किसको, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितने आपके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए किस में से, जितने आपने इनिशियली मॉलिक्यूल्स लिए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो वो आपको देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बेटा बात आती है कि अगर बात करें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मान लो आपका क्या होता है, हम 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 100 मोल्स ले रहे हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, और जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना रहे हो, 100 के 100 डिसोसिएट हो रहे हैं, दैट मीन्स 100 अपॉन 100 आपका क्या हो जाएगा, 1। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 ही रहेगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, इन्हीं आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन वेरी करते जाओगे, मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन भी वेरी होता जाएगा। ज्यादा डाइल्यूशन कर रहे हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी। बट बात यहाँ आती है कि आपको कैसे पता लगेगा, अगर मैं नॉर्मली आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दे देती हूँ और ये कहती हूँ कि आप उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको कैसे पता लगेगा। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप
सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को देख के कैसे बता सकते हो कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं। इनिशियली तो हम निकाल सकते हैं कि आपने कितने मॉलिक्यूल का सोल्यूशन बनाया, वही आपके इनिशियल मॉलिक्यूल है, बट उसमें से कितने आपके, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया, वो कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए हैं उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के, आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक नया मॉडिफाइड आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे आप चेक कर रहे हो उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या मैं कहूं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगेगा कि आपकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या निकलेगी। ठीक है, आपको बेटा ये वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ कोलार्श लॉ कैलकुलेट कर सकते हो। हमने कोलार्श लॉ में क्या देखा था कि जो आपका किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, उनके सम के बराबर आपकी ये मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में प्रोवाइड होगी, तो वहां से आप इजीली अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने देखा कि आपकी कोलार्श लॉ से आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकल जाएगी, वहां से आप इजीली अल्फा की, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हम अब हम थर्ड एप्लीकेशन देखें बेटा, तो वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम कोलार्श लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है। मान लो आपको कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है AB, ठीक है, जब हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो टूट गया है किसमें, इनटू A आयन एंड B नेगेटिव, यानी कि A कैटायन और B एनायन में टूट गया है। ठीक है, तो अब आपको पता है ये इक्वेशन डबल एरो का मतलब क्या होता है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। डबल एरो का मतलब होता है कि अब आपकी ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गई है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हो गया, दैट मींस इस स्टेज पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। मैंने आपको यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कि इस पॉइंट पे आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, दैट मींस आपका जितने आयंस टूट रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ अनडिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट आपका उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। जितने नंबर ऑफ आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उतने ही उसी के बराबर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोसिएटेड आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B जो इलेक्ट्रोलाइट है A B में कन्वर्ट होता जा रहा है, साथ ही साथ रिवर्स रिएक्शन अगर देखी जाए तो A और B जो है वो दोबारा से किसमें, अनडिसोसिएट में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप अभी के लिए यही मानो कि ये जो एरो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज आपको बताते हैं, दैट मींस ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट है जिसपे आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट वो किसके बराबर होंगे, जितने आपका इलेक्ट्रोलाइट अब भी रिमेन है अनडिसोसिएटेड के बराबर। ठीक है, तो यहां बात आ गई। तो इस टाइम जो आपका कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम में हम EQ ले रहे थे, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम KA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लो एट टाइम 0, एट T0 आपको पता है कि आपको पता है AB इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मान लो हमने मानी C अल्फा है, C अल्फा कंसंट्रेशन है उसकी कितनी है, C अल्फा है, और ये आपके डिसोसिएट नहीं हुए हैं बेटा, सॉरी C मान लो।
ठीक है, सी कंसंट्रेशन मान लेते हैं। एट टाइम 0 आपकी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन में, सी है, और वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हुई, यानी कि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपका क्या होगा कि आपका क्या होगा, ये आयंस डिसोसिएट हुए हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि सी कंसंट्रेशन में से, ए बी की जो सी कंसंट्रेशन इनिशियली हमने ली थी, उसमें से जो आपके आयंस डिसोसिएट हुए हैं वो है सी अल्फा। ठीक है, सी अल्फा आपके टोटल जो आपके मॉलिक्यूल्स थे ए बी इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। दैट मींस इतने ही मॉलिक्यूल किसके बने होंगे, ए पॉजिटिव के, और इतने ही मॉलिक्यूल आपके किसके बने होंगे, बी नेगेटिव के। ए बी जो है डिसोसिएट हो रहा है, ए बी इतना डिसोसिएट हो गया, ए बी डिसोसिएट होके क्या बना रहा है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, यानी कि ए बी इतने अमाउंट में डिसोसिएट हो गया है तो उतने ही ए पॉजिटिव बनेंगे और उतने ही बी पॉजिटिव बनेंगे। तो इस केस में अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बेटा वैल्यू निकाले, दैट इज के ए की वैल्यू निकाले, तो वो आपकी क्या होगी, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या निकालते हो, सेम ऐसा ही होगा कि आप क्या करते हो, एक्टिव मासेस ऑफ, या मैं कहूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे, तो यहाँ पे भी यही होगा कि एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, आपको पता है इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ए पॉजिटिव की कितनी है, सी अल्फा है एट इक्विलिब्रियम, बी नेगेटिव की भी सी अल्फा है, अपॉन इसकी क्या है, सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, इस तरफ लिख देती हूँ बेटा मैं। उसके बाद देखो बेटा आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये के ए क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो अगर मैं यहां से नीचे डिनोमिनेटर में से सी कॉमन ले लेती हूं तो आपका क्या होगा, सी अल्फा, सी का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये सी इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज, अब जो आपका फॉर्मूला बनेगा किसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, वो बनेगा सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी कि आपके सी अल्फा यानी कि सी की वैल्यू, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या गिवन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा क्या है आपका, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, नीचे 1 माइनस अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा कोलाश लॉ से आया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और यही फॉर्मूला अगर आप अल्फा की वैल्यू ये यहां रखते हो तो आपका क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि हम कैसे इस पे बेस आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा अपना न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि हमें कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कापा से। कितनी गिवन है आपकी, 4.95 into 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद क्या कहा है, कैलकुलेट के ए, आपको के ए क्या बताया था अभी मैंने, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है इफ आपकी क्या गिवन है, ये मोलर कंडक्टिविटी फॉर इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन गिवन है, या मैं कहूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। कितनी है आपकी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साथ ही साथ आपको ये क्या गिवन है, मोल पर लीटर में है। ठीक है, मोल पर लीटर में आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। दैट मींस हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है एसिटिक एसिड की, कितनी है, 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो सारी ही जो आपकी यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे गिवन है। तो हमें ये जो मोल पर लीटर यानी कि कंसंट्रेशन भी है,
जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है उसको भी किसी तरीके से हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम आगे आपके न्यूमेरिकल, इसी न्यूमेरिकल में करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है KA, ठीक है बेटा। आपको पता है अभी मैंने बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है, कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिक्वायरमेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन या फिर एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे देखो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये दो चीज चाहिए। इनमें से आपको इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन गिवन है, दैट मींस हमें ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके निकालते ही आप क्या करोगे, आप इसके जैसे ही आप ये वैल्यू निकालोगे, ये निकालोगे, उससे हमारे अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा और अल्फा कैलकुलेट होते ही इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट करते ही आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें इसकी, ये आपका क्या है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C। आपको पता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी का ही फॉर्मूला है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है, K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है बेटा। K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और देखें, आपको पता है मोलैरिटी क्या है आपकी, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो हम मोलैरिटी अपॉन 1000 यानी कि कंसंट्रेशन टर्म को अगर 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं तो आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा, कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, मोलैरिटी अपॉन 1000 को C भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे C लिख दे इसकी जगह तो आपका ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और मैं कहूंगी इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन गिवन होती है और आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होती है या कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, M अपॉन 1000 क्या होता है, C होता है, तो आप लिखो K डिवाइडेड बाय C, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा सारी आपको दोनों चीजें दी है, आपको ये क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कापा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 4.95 इंटू 10⁻⁵। कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखो आपका क्या है, 4.95 इंटू 10⁻⁴, यूनिट साथ साथ लिखेंगे हम, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन आपकी क्या गिवन है, 0.001028 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि ये आपका क्या है, हमें यूनिट कैंसिल आउट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी ये जो कंसंट्रेशन है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 लीटर में आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो आपका लीटर गिवन है इसको अगर इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर मैंने क्यों लिखा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, दैट मीन्स कि पर लीटर, हर एक लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको लीटर इनवर्स लिख दूं तो यहां से आपका क्या होगा, लीटर इनवर्स से लीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर इनवर्स है, यहां से आपका एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा बेटा, देखो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपकी क्या आ गई है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अगर हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू रखें तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये वैल्यू आपकी कितनी है, 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है कितना, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो यहां से देखो हमने क्या बोलते हैं आपकी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, उसका यूज हमें यहाँ पे, उसका जो फायदा है यहाँ पे मिल रहा है। आपका क्या हो गया, दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। आपको ऑलरेडी पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.1233। ठीक है, तो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है एसिटिक एसिड की, 0.1233। अब बात आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मिल गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो देखो के ए क्या होगा, के ए इज इक्वल टू, के क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपकी कितनी है, 0.001028 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, 1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा क्या है आपकी 0.1233, तो 0.1233 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.1233। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपका क्या आंसर आएगा, देखो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है किसकी, डिग्री ऑफ या मैं कहूं डिसोसिएशन कांस्टेंट की आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ देखो हमने, हाँ हो गया आपका। तो फॉर्मूला जो हमारा क्वेश्चन है वो कैलकुलेट हो गया, जिसमें हमें क्या निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, उसमें हमें अल्फा की जरूरत थी तो पहले हमने अल्फा का फॉर्मूला लिखा। अल्फा को कैसे, अल्फा में हमें किसकी जरूरत थी, आपकी मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। एक और बात, ये जो फॉर्मूला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, या फिर मैं कहूं कि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी, कंडक्टिविटी निकालने दे सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला तो हमेशा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, जहां भी एप्लीकेशन ऑफ कोलाज लॉ से कोई भी न्यूमेरिकल बनता है तो वहां आपका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूमेरिकल की। अब आपकी लास्ट एक एप्लीकेशन और बचती है, देखो क्या कहती है। तो देखो बेटा फोर्थ और लास्ट वन जो आपकी एप्लीकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यानी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की अगर हमें सॉलिबिलिटी निकालनी है तो वो भी हम कोलाज लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बेटा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, वो सॉल्ट जो कि बहुत कम डिसॉल्व होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, वो सॉल्ट जो कि बहुत कम डिसॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बेरियम सल्फेट है वो भी एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, एंड AgCl जो है आपका यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है बेटा वो भी आपका एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो अगर इनकी सॉलिबिलिटी आपको निकालनी हो, ऐसे सॉल्ट जो कि बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, उनकी अगर आपको सॉलिबिलिटी निकालनी हो तो वो भी आप कोलाज लॉ की हेल्प से निकाल सकते हो। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है, क्या था, कैप M इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, बट अगर आपका क्या है, हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, तो अगर आपको सॉलिबिलिटी निकालनी है तो बेटा यही फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाता है। इसी फॉर्मूले से आप उसको भी लर्न कर सकते हो, वो आ जाता है आपका
कैप एम नॉट दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एस। एस होता है आपका सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपका क्या है, अगर आपका सॉलिबिलिटी निकालना है तो आपका ये जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉलर्स लॉ की हेल्प से निकल जाएगी। कंडक्टिविटी आपको प्रोवाइड होगी 1000 अपॉन सॉलिबिलिटी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से हम सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला भी आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज कैप एम नॉट डिवाइडेड बाय के, ये यहाँ जाएगा, सॉरी, के मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम इजीली आपकी सॉलिबिलिटी की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी एप्लीकेशन 4, हम एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। इन्हीं एप्लीकेशन से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।